तो सीक्वेंस क्या है जी? आपकी सीक्वेंस की डेफिनेशन है, टॉपिक है सीक्वेंस और सीरीज। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इट इज एन अरेंजमेंट of number, it is an arrangement of number according to definite rules, according to definite rule। कोई ना कोई रूल जरूर होगा उसके अंदर, सीक्वेंस के अंदर। ठीक है जी। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट रूल, और कह सकते हैं सेट ऑफ रूल, और कह सकते हो ए सेट ऑफ रूल is called sequence, set of rule is called sequence। और सेट ऑफ रूल के कारण ही इसको क्या कहा गया? फंक्शन। सेट ऑफ रूल के कारण क्या कहा गया? फंक्शन। तो सीक्वेंस एक तरह से क्या है? सेट ऑफ रूल है, जिसको आप सीक्वेंस कहेंगे। सीक्वेंस को कैसे लिख सकते हो आप? सीक्वेंस कैन बी रिटन, सीक्वेंस को लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5 और सो ऑन, इस तरह से है। इसके बाद आ जाता है सीरीज। दो, क्योंकि टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीरीज के बारे में क्या कह सकते हैं हम? ये सीरीज इज ऑब्टेन्ड। सीरीज कैसे मिलेगी हमें? ये सीरीज इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। सीरीज इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म ज्यादा करेंगे तो द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस कह सकते हैं। सीरीज इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जो आपकी सीक्वेंस आपने सेपरेटेड कोमा से कर रखी है, अगर उनके बीच में प्लस साइन लगा दोगे आप, A1 + A2 + A3 + A4 + A5 और इस तरह से डैश डैश कर देंगे, तो ये सीक्वेंस अब सीरीज हो जाएगी। सीक्वेंस की टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस साइन, या तो प्लस साइन या माइनस साइन अगर आ जाता है तो वो सीक्वेंस आपकी सीरीज बन जाती है जी। अब यहाँ पर इसके बारे में कह सकते हैं सीक्वेंस और सीरीज। ये सीक्वेंस और सीरीज कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। सीक्वेंस हो या सीरीज हो, ये आपकी फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। यानी अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल होंगी, काउंटेबल का मतलब अगर लास्ट टर्म आपको गिवन होगी, सीक्वेंस हो या सीरीज हो, अगर उसमें आपको लास्ट टर्म गिवन है तो वो सीक्वेंस या सीरीज फाइनाइट होगी, और अगर प्लस करके डैश डैश करके उसमें छोड़ दिया तो वो सीक्वेंस या वो सीरीज आपकी इनफाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट सीरीज होगी। सीक्वेंस में एलिमेंट जो होंगे, नंबर जो होंगे, वो सेपरेटेड बाय कोमा होंगे, एंड सोन अगर है और पीछे लास्ट टर्म मेंशन नहीं है तो वो सीक्वेंस इनफाइनाइट होगी, और अगर लास्ट टर्म मेंशन है तो वो सीक्वेंस या वो सीरीज, अगर प्लस माइनस का साइन है तो वो सीरीज बन जाएगी। तो वो सीक्वेंस या वो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी? लास्ट टर्म मेंशन है तो फाइनाइट, और लास्ट टर्म मेंशन नहीं है तो इनफाइनाइट। यहां तक क्लियर है जी कॉन्सेप्ट? आगे चलूं? जी सर। चलिए जी, साफ कर देते हैं। अब सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन
प्रोग्रेशन के बारे में मैं कह सकता हूं सीक्वेंस हुज टर्म फॉलो ए पैटर्न, ए सीक्वेंस हुज टर्म फॉलो ए पैटर्न। सीक्वेंस जिसकी टर्म एक पैटर्न को फॉलो करती है तो वो सीक्वेंस आपकी क्या कहलाएगी, प्रोग्रेशन हो जाएगी जी। सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर प्रोग्रेशन के नाम पे 3 कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में एपी, फिर आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। दो तो आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, तीसरा थोड़ा डाउट में है। जो कॉन्सेप्ट है वो ना तो 11th क्लास में, ना 12th में, ना 9th 10th में, किसी में भी नहीं है जी। तो हमारा फर्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और थर्ड है जी आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक, एपी, जीपी एंड एसपी। तो सबसे पहले एपी की बात कर लेते हैं, जो 9th 10th क्लास में आप पढ़ते हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में एपी, हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। एपी के बारे में कॉन्सेप्ट क्या आता है, सबसे पहले अगर एग्जांपल के तौर पे समझे हम इसको, तो कोई भी सीक्वेंस जिसके अंदर एक पैटर्न होगा, पैटर्न इन द सेंस जैसे मैं टेबल लिखता हूं, किसी भी नंबर की टेबल जब हम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 की टेबल लिख रहे हैं, तो 3 की टेबल में क्या होगा, 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 9 12 15 18, इस तरह से हमने सीक्वेंस लिख दीजिए आपकी। अभी सीक्वेंस की क्या खास बात है, जहां से वो स्टार्ट कर रहा है, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकता है, जहां से वो स्टार्ट कर रहा है उसको तो कहेगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी कि A1, ए से डिनोट करते हैं। टर्म का कॉन्सेप्ट है तो टी फॉर टर्म है, तो इसको कभी कभार पेपर में T1 लिख देगा, T1, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। किताबों में हम फर्स्ट टर्म को A1 या ए से डिनोट करते हैं, लेकिन पेपर के अंदर जब हमारा डीएसएसबी का पेपर या किसी दूसरे बोर्ड का पेपर होगा, तो वहां पर फर्स्ट टर्म को T1 से भी डिनोट कर सकता है, टी फॉर टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, A1। तो स्टार्टिंग कहां से होगी जी, 3 से, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे लिए होगी 3, फर्स्ट टर्म 3 होगी। अब जो अगला नंबर है वो मेरे लिए सेकंड टर्म होगी, क्योंकि सीक्वेंस हमने क्या लिखी है, A1 A2 A3 A4, इस तरह से सीक्वेंस लिखेगी। तो इसका मतलब पहली शुरुआत फर्स्ट टर्म, अगला नंबर सेकंड टर्म होगा। सेकंड टर्म को मैं लिख सकता हूं A प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म में कुछ जुड़ा होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, या तो एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, किसमें, फर्स्ट टर्म के अंदर, तो वो सेकंड टर्म आ जाएगी। अब सेकंड टर्म यहां से 6 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं 3 प्लस 3, क्योंकि किसी नंबर की टेबल या मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन को सक्सेसिव एडिशन भी बोला जाता है। छोटी क्लासेस के अंदर मल्टीप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, इट इज द सक्सेसिव एडिशन, यानी बार बार जब आप ऐड करते चले जाओगे तो आपको मल्टीप्लीकेशन की टेबल मिल जाएगी। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, A प्लस डी, डी फॉर डिफरेंस है यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के बीच में कोई ना कोई अंतर जरूर होगा, तो डी फॉर डिफरेंस। इस डिफरेंस को एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस नाम दे देते हैं जी, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, हिंदी में 10वीं में बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, यानी फर्स्ट टर्म में कोई डिफरेंस ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो A2 सेकंड टर्म क्या आ गई हमारी, A प्लस डी। इस तरह से थर्ड टर्म की जब बात होगी, तो थर्ड टर्म में क्या होगा, जो सेकंड टर्म है उसमें फिर वही डिफरेंस ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो A प्लस डी प्लस टी, यानी A प्लस 2D बन गए थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारी बन जाती है A प्लस 2D।
इस तरह से अगर आप 4 टर्म लिखोगे तो 4 टर्म आपकी बन जाएगी a प्लस 3d। फर्स्ट टर्म आपकी a है, सेकंड टर्म आपकी a प्लस d है, थर्ड टर्म आपकी a प्लस 2d है और फोर्थ टर्म आपकी a प्लस 3d है। इस तरह से आप किस पे चले जाएंगे, nth टर्म पे। तो AP का nth टर्म यानी लास्ट टर्म, इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये याद रखना है जी, पहला फॉर्मूला जो है आपका nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म ऑफ AP का कॉन्सेप्ट क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस nth टर्म में क्या होगा, nth टर्म के अंदर अगर आप n की वैल्यू पुट कर दोगे, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, n की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगी। जो nth टर्म हमारी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें अगर आप n की वैल्यू पुट कर दोगे 1 2 3 तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टर्म भी मिल जाएगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म निकल के आएगी a, सेकंड टर्म निकल के आएगी a प्लस डी और थर्ड टर्म निकल के आएगी a प्लस 2d। तो जब भी आपको पेपर में nth टर्म गिवन होगी, nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP में आप क्या कर दोगे, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, nth टर्म ऑफ AP गिवन होगा तो nth टर्म ऑफ AP में हम n की वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3 जितनी भी वो चाहता है। अगर वो कहता है उसकी 10th टर्म निकालो तो n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, किसमें, nth टर्म ऑफ AP। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है जी। फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, nth टर्म होगी। nth टर्म को जनरल टर्म, nth टर्म को हम क्या नाम दे देते हैं, जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ AP। जनरल टर्म ऑफ AP क्या होगी हमारी an, और an का कंसेप्ट हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपकी आ गई जी जनरल टर्म। और जनरल टर्म आने के बाद यहां से कॉमन डिफरेंस आता है जी डी, कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस डिफाइंड होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फिर कह सकते हो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं an में से an माइनस 1 टर्म्स। इन सब केसेस में आपके पास क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। और वो कॉमन डिफरेंस सेम होगा जी। अगर सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो सीक्वेंस AP नहीं है। कभी कभार क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लेता है बेसिक कि जैसे 2 5 9 14 18 इस तरह की आपको सीक्वेंस दे दी, तो इस सीक्वेंस के बारे में पूछ सकता है ये AP में है या नहीं है। ठीक है, ये सीक्वेंस क्या है, AP है, GP है, HP है, इस तरह की ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितने का है, 3 का है, फिर डिफरेंस 4 का है, फिर डिफरेंस 5 का है, फिर डिफरेंस 4 का है। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं है, ये सीक्वेंस AP नहीं है, नॉट AP। तो कोई भी सीक्वेंस AP होगी या नहीं होगी तो उसका कॉमन डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए जी, तब वो सीक्वेंस आपकी AP होगी। क्लियर है जी। आगे चलूं, यस सर। सो भाई सारे यस और नो तो कुछ है या माइक ऑन नहीं हो रहा, यस सर क्लियर यस है। सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। चलो जी, मेहरबानी बताने के लिए, सो गए थे मेरे ख्याल से। तो सीक्वेंस के अंदर हमने AP का पढ़ा और AP के बारे में पढ़ा फर्स्ट टर्म,
सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और इस तरह से nth टर्म। nth टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फिर कह सकते हो nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म। सारे केस में क्या मिलेगा आपको? कॉमन डिफरेंस मिलेगा। हर केस में आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा जी। अब इसके बाद आ जाते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, जिसको एसएम से डिनोट करेंगे। एसएम का मतलब होगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और इस तरह से करते करते कहां पर चले जाएंगे? nth टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस nth टर्म। तो यहाँ पर एसएम यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फार्मूला आता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कभी कभार फार्मूला हो जाता है n बाई 2 फर्स्ट टर्म a1 प्लस an लास्ट टर्म। इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं n बाई 2 a प्लस l, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पेपर में कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, कभी कभार डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या है? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n बाई 2 फर्स्ट टर्म a1 प्लस लास्ट टर्म है an, या फिर उसको सीधा लिख सकता है a प्लस l। l यहाँ पर किसका काम करेगी? लास्ट टर्म ऑफ एपी का। l यहाँ पर किसका काम करेगी जी? लास्ट टर्म ऑफ एपी। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है जी, जिसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स से मेरा मतलब है, कई बार पेपर में वो सीधा क्वेश्चन देता है 3 नंबर आर इन एपी, या 4 नंबर आर इन एपी, या फिर कहता है 5 नंबर आर इन एपी, 3 नंबर एपी में है, 4 नंबर एपी में है, 5 नंबर एपी में है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। 3 नंबर एपी में है, 3 नंबर एपी में है, तो वो 3 नंबर क्या हो गया? a माइनस डी ए प्लस डी। इससे क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। a माइनस डी ए प्लस डी, 3 नंबर अगर आपके एपी में है तो। 4 नंबर अगर एपी में है तो यहाँ पर आप लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी ए प्लस डी, ए प्लस 3d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। और अगर 5 नंबर एपी में है तो वहां पर आप लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, 5 नंबर एपी में। करने को तो आप क्वेश्चन जो बेसिक मेथड हमारा, यानी फर्स्ट टर्म को a ले लेंगे, सेकंड टर्म को a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2d, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है? सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स गिवन होता है। अब 3 नंबर एपी में और उनका सम गिवन है, 3 नंबर एपी में और उनका सम गिवन है, तो यहां से क्या होगा? 3 नंबर जब एपी में है, ये वाले नंबर आप ले लोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। जैसे इनका सम करोगे, ये जो d है कॉमन डिफरेंस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और डायरेक्ट किसकी वैल्यू मिल जाएगी? a की। इसकी वैल्यू मिल जाएगी a की। और एक हो सकता है वो फर्स्ट टर्म पूछ रहा हो आपसे, कॉमन डिफरेंस दे दे। तो इस तरह के क्वेश्चन में 3 नंबर एपी में है तो ये कंसीडर कर लेंगे, तो क्वेश्चन के चांस जल्दी होने के आ जाएगी। या फिर कभी कभार सीधा ही पूछ लेता है, इसी कॉन्सेप्ट को ही पूछ लेता है, 3 नंबर एपी में कौन से होंगे? a माइनस डी, a और a प्लस डी एपी में होगा। इस तरह से a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d इसमें होगा, एपी में होगा। अब यहां से भी क्वेश्चन निकल के आता है, जब 3 नंबर एपी में होंगे, 3 नंबर एपी में होंगे तो उनका कॉमन डिफरेंस d होगा। 4 नंबर एपी में होंगे तो उनका कॉमन डिफरेंस 2d होगा। और 5 नंबर अगर एपी में होंगे तो उनका कॉमन डिफरेंस d होगा।
फिर बोल देता हूँ 3 नंबर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस डी होगा, 4 नंबर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस 2D होगा, और 5 नंबर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस वापस आपका डी होगा। ये ध्यान रखना है जी। क्लियर है जी इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी इतना क्लियर है तो आगे आ जाते हैं। यहाँ पर है जी mth टर्म फ्रॉम द एंड। पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हो। mth टर्म फ्रॉम द एंड, ये पूछ लेते हैं कई बार। mth टर्म फ्रॉम द एंड इज n minus 1, sorry, n minus m plus 1, 1th term from the beginning, mth term from the end किसके इक्वल होगी? n minus m plus 1th term from the beginning. For example, हमारे सामने है a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, 7 टर्म है जी। 7 टर्म आपकी एपी में है। तो यहां पर मैं पूछता हूं पीछे से तीसरी टर्म क्या होगी? पीछे से तीसरी टर्म, तो अब तो आपके सामने लिखा हुआ है, तो पीछे से तीसरी टर्म काउंट कर लोगे आप, a5। अब जो पीछे से तीसरी टर्म होगी, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, इसके इक्वल होगी वो। टोटल टर्म है 7, 7 माइनस 3 जमा 1 फ्रॉम बिगिनिंग। तो 7 माइनस 3 कितना आएगा? 4 जमा 1, 5वीं टर्म होगी। जो पीछे से तीसरी टर्म है वो आगे से कौन सी टर्म है जी? आपकी 5वीं टर्म है। क्योंकि हमारा जो an का फार्मूला है ना, वो स्टार्टिंग से है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an का जो फार्मूला है वो कहां से? स्टार्टिंग से। या तो आपको एपी रिवर्स करनी पड़ेगी, जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा। अगर आप पीछे से कोई टर्म निकाल रहे हो तो फिर एपी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा, सेकंड लास्ट टर्म को सेकंड टर्म मानना पड़ेगा, और इस तरह से आप पीछे से कोई भी टर्म निकाल सकते हो। उसमें फिर एक चीज क्या होगी? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर आगे से पॉजिटिव है तो पीछे से कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर आपसे वो पीछे से टर्म पूछ रहा है तो उसका एक तो तरीका क्या है, पीछे वाली टर्म को ही आप फर्स्ट टर्म मान लो और कॉमन डिफरेंस को नेगेटिव कर दो, साइन चेंज कर दो। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो पीछे से नेगेटिव हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो पीछे से पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है जी? और या फिर ये बड़ा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई भी टर्म पीछे से पूछेगा तो वो टर्म आगे से क्या होगी? जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें से जो पूछ रखा है वो माइनस करके +1 कर देंगे, आपकी आगे वाली टर्म आ जाएगी जी। क्लियर है? जी सर। एपी, एपी आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उस एपी के साथ हम पढ़ते हैं जी अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन शॉर्ट फॉर्म में एम लिख देते हैं, अर्थमेटिक मीन। अब ये जो अर्थमेटिक मीन है जी, ये पार्ट 1 में एवरेज का कॉन्सेप्ट है जी। अर्थमेटिक मीन को एवरेज कहा जाता है।
जब पार्ट 1 का मैथ पढ़ते हो आप, तो अर्थमेटिक मीन क्या होती है हमारी, एक तरह से एवरेज होती है जी। तो अब आपको देखना है अर्थमेटिक मीन ए एंड बी, यानी 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन। 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन होगा जी a प्लस बी बाई 2। अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर इज, दोनों नंबर का सम करोगे बाय 2 कर दोगे, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन 3 नंबर का ए बी सी, 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। याद आया एवरेज। एवरेज पार्ट 1 में एवरेज यानी औसत क्या पढ़ते हैं, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मेरे पास n नंबर होंगे, a1 a2 a3 इस तरह से करके n नंबर का अर्थमेटिक मीन, n नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3, और इस तरह से हम इनको n करके अपॉन n कर देंगे। सम ऑफ n नंबर्स डिवाइडेड बाय n, सम ऑफ n नंबर्स डिवाइडेड बाय n। क्लियर है जी? आगे चलूं? यस सर। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं कहता हूं इफ ए कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये पार्ट 1 में भी है, ये जो पोर्शन है ये ध्यान रखना है, पार्ट 1 में भी एक तरह से एवरेज का कॉन्सेप्ट। इफ ए कांस्टेंट या इफ ए नंबर, इफ ए कांस्टेंट या इफ ए नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, या फिर कह सकता हूं मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी नॉन जीरो वैल्यू से, किसी नॉन जीरो वैल्यू को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी एपी में होगी। अगर कोई सीक्वेंस एपी में है और उस सीक्वेंस में हम ईच टर्म में, ईच नंबर में, ईच टर्म में कोई भी नंबर ऐड करते हैं, तो जो सीक्वेंस आएगी दोबारा वो किस में होगी, एपी में होगी। अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो किस में होगी, एपी में होगी। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो सीक्वेंस किस में होगी, एपी में होगी। अगर आप डिवाइड, जिससे डिवाइड हो जाए, जिससे डिवाइड हो जाए, अगर उससे डिवाइड करते हैं कांस्टेंट वैल्यू से उस एपी को, तो रिजल्टिंग जो एपी होगी वो किस में होगी, रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में होगी। और एवरेज के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि इफ ए नंबर इज एडेड टू ईच नंबर, if a number is added to each number, then new average is equal to, नया एवरेज क्या होगा, जो पुराना एवरेज है उसमें वही नंबर ऐड होगा। नया एवरेज क्या होगा, जो पुराना नंबर है उसमें वही नंबर क्या होगा, ऐड होगा। अब आ जाता हूं जी क्वेश्चन पे, एग्जांपल समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो जी आपके सामने है 80, हम लिख देते हैं कोई भी, जैसे 1 लिख दिया, 1 के बाद 4, 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16, 3 19, 3 22 और 3 25। इस तरह की हमने सीक्वेंस आपको लिख दी। 1 4, दूसरी सीक्वेंस लिख देते हैं जी 5 10 15, 5 की टेबल 20 25 30 35 और 40। 5 10 15 20 25 30 35 40, इस तरह की हमने सीक्वेंस लिख दी। अब ये दोनों सीक्वेंस जो ऊपर और नीचे ये एपी में है। क्यों एपी में है, इनका कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी में है। अब एपी में है तो सबसे पहले तो मैं अर्थमेटिक मीन की बात कर लेता हूं। अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज, कोई भी सीक्वेंस जब एपी में होगी, कोई भी सीक्वेंस जब एपी में होगी उसका एवरेज या अर्थमेटिक मीन का सीधा सा फंडा है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2।
ये शॉर्टकट है जी इस तरह से आपके लिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। फर्स्ट टर्म कौन सी है 1, लास्ट टर्म है 25 बाय 2, 26/2, उसका एवरेज यानी कि अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 13। ऊपर वाली जो सीक्वेंस है उसका एवरेज अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा जी 13। नीचे जो सीक्वेंस है आपकी, नीचे वाली सीक्वेंस, इसका अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो आ जाएगा जी 45/2। तो बात आती है आया कैसे। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते, मैंने कहा था एक भी कहीं ना कहीं किससे कनेक्ट है नेचुरल नंबर से, यानी मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से एन टर्म्स लिख देता हूं जी। एक से लेकर एन टर्म्स, एक से लेकर एन टर्म्स के सम का फार्मूला आप लोगों को याद होगा। एक से लेकर एन टर्म्स का सम, एक से लेकर एन टर्म्स का सम होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। और एवरेज हमने पढ़ा है, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो जी। अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज क्या है, सम को किससे डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। और सम आपने लिख लिया, फार्मूला क्या है सम का फार्मूला, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 और इसको डिवाइड किससे कर दिया एन से। एन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा एन प्लस 1 बाय 2। अब इसके बारे में देखो जी क्या क्या है, एन आपकी लास्ट टर्म है, 1 आपकी फर्स्ट टर्म है और बाय 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 ये शॉर्ट ट्रिक है जी। अदरवाइज तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, अरिथमेटिक मीन बात करेंगे तो सभी नंबर्स को जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स है जी। सम ऑफ ऑल द टर्म्स, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, सम किसका 1 + 4 + 7 और इस तरह से डैश डैश करके 25 और डिवाइडेड बाय 9। 1 से लेकर 25 तक का सम करेंगे और 9 से भाग करेंगे, तब जाके हमारा क्या आएगा अरिथमेटिक मीन। चलिए जी सम भी कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो सम का फार्मूला क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, एक पी का सम का फार्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2, या तो लगाओगे 2a + n - 1 * d, या फिर आपको कहा था n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब n तो आपको पता है क्योंकि सीक्वेंस आपको मेंशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स है, तो n की वैल्यू तो होगी 9/2। फर्स्ट टर्म आपकी है 1 और लास्ट टर्म आपकी 25, 1 + 25। ये तो किसका फार्मूला आ जाएगा Sn यानी कि सम का। अब क्योंकि आप अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हो तो अरिथमेटिक मीन में क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Sn को किससे डिवाइड करना पड़ेगा n से, यानी S9 को आप 9 से डिवाइड करोगे और S9 आपका 9/2, 1 + 25/9, 9 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 + 25/2, दैट इज 26/2, दैट इज 30। ये एवरेज का फार्मूला आ गया जी, अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज, और वो एवरेज क्या होगी फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। क्लियर है जी, एपी की एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन ऑफ एपी। यस सर, क्लियर है सर। चलिए जी क्लियर। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि अगर जो गिवन एपी है उस एपी में कोई भी नंबर ऐड करो आप कांस्टेंट वैल्यू, इस एपी में मैं अपनी तरफ से 5 ऐड कर रहा हूं जी, 5 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा, 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18 और इस तरह से 30। ये जो सीक्वेंस आई है ये किसमें है, एपी है या नहीं है, गिवन एपी में हमने कोई भी नंबर ऐड कर दिया
उसके बाद जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आई है वो एपी में है या नहीं है? तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका सर कॉमन डिफरेंस सेम है। हाँ जी, कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में होगी। इसी तरह से अगर कोई सीक्वेंस एपी में है और उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म आप घटा दोगे, लेकिन वो प्रोसेस ईच टर्म के साथ होना चाहिए, ध्यान रखना जी। कोई भी घटना होगी वो हर एक टर्म के साथ होगी। जैसे बचपन में याद करो, जब आपके घर में भाई बहन होते थे और लड़ाई हो जाती थी आपस में, ठीक है, तो मम्मी पापा तक झगड़ा पहुंचता था, तो जो अच्छे मम्मी पापा होते थे ना, वो सब की पिटाई करते थे, गलती चाहे किसी की भी हो, वो सब की पिटाई करते थे। तो यहां पर भी क्या होगा, जो भी होगा सबके साथ होगा, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, सबके साथ अगर आप करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में आएगा, एपी में आएगा जी। क्लियर है? यस सर। चलिए जी, क्लियर है तो इसके बाद एपी का जब कॉन्सेप्ट आता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ स्पेशल फार्मूले या स्पेशल सीरीज का सम आ जाता है जी। ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए, पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, एक से लेकर n का सम, एक से लेकर n नंबर्स का सम है n × n + 1/2। तो यहाँ पर नोट डाल के मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से क्वेश्चन 99% होगा जी। कौन सा होगा ये प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन ये 10-12 है जी, 10-12 में से एक या दो जरूर आपको पेपर में मिलेगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n का सम होगा, ये सम का फार्मूला है जी, याद रखना। तो सम क्या होगा, n × n + 1/2। इसके बाद आता है जी 1² + 2² + 3², n², जिसको मैं कह सकता हूं स्टेटमेंट की फॉर्म में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट ऐसे ना देखे, डायरेक्ट ऐसे ना देखे, स्टेटमेंट फॉर्म में कह देगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ऊपर क्या लिखेगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का सम। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। फिर आपका आ जाता है जी क्यूब का फार्मूला, यानी 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + n³। ये है जी आपका n + 1/2 का होल स्क्वायर, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये तीन फार्मूले तो आप लोगों ने पढ़े होंगे। अब प्रॉब्लम आएगी आगे धीरे धीरे। अगला कॉन्सेप्ट है जी 1 + 3 + 5 + 7, इस तरह से, और लास्ट टर्म है 2n - 1, यानी ये सारे ओड नंबर हैं, ये सारे क्या है, ओड नंबर। और कितने ओड नंबर है जी, n ओड नंबर है जी। हमें कैसे पता चलेगा, जो लास्ट टर्म होगी, लास्ट नंबर या लास्ट टर्म +1/2 कर दोगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। जब भी आपको ओड नंबर गिवन होंगे 1 3 5 7,
और लास्ट में कोई भी नंबर होगा, उस नंबर में +1 करके बाय 2 कर दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? n की। और n ओड नंबर का सम ये होता है जी n इंटू n, यानी कि n स्क्वायर, सम ऑफ n ओड नंबर। तो स्टेटमेंट में कैसे होगा ये? सम ऑफ n ओड, सॉरी, फर्स्ट n ओड नंबर, फर्स्ट n ओड नंबर, फर्स्ट n ओड नंबर का सम क्या होगा? n इंटू n, यानी कि n स्क्वायर। एक नंबर है, ये 2 नंबर हो गया जी, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर में लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8, और इस तरह से चलते चलते लास्ट टर्म को बोलूंगा मैं 2n। यहाँ पर इवन नंबर है जी आपके, इवन नंबर, इवन नंबर लास्ट टर्म, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 होता है इवन नंबर। तो लास्ट नंबर को सीधा 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? n की। लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू मिल जाएगी। और इवन नंबर का जो सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1। इवन नंबर का सम है n इंटू n प्लस 1, या फिर कह सकते हो n स्क्वायर प्लस n। इवन नंबर का सम क्या होगा? n इंटू n प्लस 1, या फिर कह सकता हूं n स्क्वायर प्लस n। यहां तक आप लोगों को पता होंगे जी, क्लियर है? Yes, sir. Clear. अगले लिखवा दूं, साफ कर दूं कोड को? Yes, sir. अब आएगा जी मजा। अब बताना जी आप, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और लास्ट टर्म है 2n माइनस 1 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, लास्ट टर्म है 2n माइनस 1 का स्क्वायर। इसका सम का फार्मूला क्या होगा जी? बताएगा कोई? सर श्योर नहीं है, बट शायद बोलिए बोलिए। सर n/3 ब्रैकेट में 4n² - 1। n/3 ब्रैकेट में 4n² - 1, ठीक है जी। n/3 ब्रैकेट में 4n² - 1, इसको मैं लिख सकता हूँ n/3 2n - 1 2n + 1, n/3 2n - 1 2n + 1। ठीक है जी। लेकिन फिर वही बात आएगी, n कैसे निकलेगा? ये ध्यान रखना जी। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस ऑन, जो लास्ट टर्म होगी ना, लास्ट टर्म जिसका स्क्वायर होगा, वो लास्ट टर्म जिसका वो स्क्वायर होगा, उसमें +1 करके बाय 2 करोगे तब आपको n की वैल्यू मिलेगी ओड नंबर के केस में। लास्ट नंबर +1 बाय 2, लेकिन ये ध्यान रखना वो स्क्वायर किसका है। अब यही कॉन्सेप्ट, यही फार्मूला और आसान बना देता हूं आपके लिए। कैसे? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, डैश डैश, लास्ट में जो भी नंबर होगा मैं उसको n स्क्वायर लिख देता हूँ जी। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, लास्ट में जो भी नंबर है मैंने उसको सीधा क्या लिख दिया? n स्क्वायर लिख दिया। अब इसका सम का फार्मूला होता है n + 1 n + 2 डिवाइडेड बाय 6। ये है जी n + 1 n + 2, ये तो 3 कंजुगेटिव नंबर हो गए एक तरह से। n + 1 n + 2 डिवाइडेड बाय 6। आप आंसर को वेरीफाई करना चाहते हो तो हम आपके सामने एक टर्म और लिख देता हूं। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इसका सम निकालना मुझे। अब इनका सम वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9,
5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर है 49। 1 + 9 + 25 + 49 और यहाँ से सम कितना आ गया जी आपका 49 और 1 50 और 25 75 और 9 84 84 आ गया जी। ये तो कितना आ गया जी 84। अब करें जी फार्मूले से। फार्मूला क्या कहता है हमारा, यहाँ किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर यानी 7 8 9 7 8 9 बटे में 6 7 8 9 बटे में 6 करो जी सॉल्व जल्दी से। 7 8 9 अपॉन 6 क्या आएगा 2 3 जा 2 4 जा 3 3 जा 9। हमें करना है 7 84 × 4 × 3 84 आ गया जी 84। आप कहते हो जी ऊपर वाले से करके दिखाओ। ऊपर वाले से करेंगे तो हमने कहा था लास्ट में जिसका स्क्वायर होगा 7 लास्ट नंबर +1/2 7 + 1/2 एन की वैल्यू मिलेगी 4। एन की वैल्यू क्या मिलेगी 4। अब वो एन की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करोगे जी आप, चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो मर्जी आपकी है। तो एन की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4/3 2n - 1 2n - 1 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 -1 7 और 7 8 9 या फिर भाई स्क्वायर वाले में पुट कर लेना वैल्यू। अब देख लो जी आंसर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 4 × 7 × 3 84 ही आएगा सर। 84 आएगा। अब करके दिखाओगे क्वेश्चन। हाँ जी सर। क्वेश्चन दे दूं यस सर। चलिए जी क्वेश्चन लिख देते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया जी 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और लास्ट में दे दिया जी 25 का स्क्वायर। बताओ जी जल्दी से क्या आएगा सम 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डैश डैश 25 स्क्वायर। टू 2925 सर। 2925 2925 हो गया यस जी। सर आया किसी 2925। का यस यस सर सर यही है 2925। सेम है। 25 यस सर। चलिए जी दोनों फार्मूले याद रख लेना जो याद हो आपको। कभी कभार क्वेश्चन क्या है प्रॉब्लम तब हो जाती है जब वो ऑप्शन में फार्मूले दे देता है तब प्रॉब्लम आएगी जी। अगर याद होंगे तो तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन और नहीं याद है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके बाद चलता हूं जी मैं। अगला फार्मूला है आपका 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर और इस तरह से लास्ट में है 2n स्क्वायर 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर और लास्ट में है जी 2n स्क्वायर। क्या होगा इसका फार्मूला बताओ जल्दी से जिसको याद है। सेम होगा सर n+1 n+2 डिवाइड बाय 6। और बोलना सीमा जी वो फार्मूला तब होगा जब लास्ट में संख्या को n बोलोगे। n स्क्वायर होगा हाँ। n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 6 ये फार्मूला तब आएगा। यहाँ पर जो फार्मूला आएगा
उसमें आएगा 2n n प्लस into 1। हाँ जी, 2n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, or 3 divided by 3. 2n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 3. फिर आपका आ जाता है जी क्यूब, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ओड नंबर का क्यूब जी। 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ओड नंबर का क्यूब, और लास्ट में है जी आपका 2n माइनस 1 का क्यूब, 2n माइनस 1 का क्यूब। फिर आपका आ जाएगा 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब, और लास्ट में है जी 2n का क्यूब, इनका सम। तो ये तो होगा जी n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, और जहां इवन नंबर होगा वहां पर होगा जी 2 इंटू में n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्यूब का है जी। प्रॉब्लम आएगी स्क्वायर और क्यूब में, क्योंकि जो सिंगल टर्म्स है वो तो आपने पढ़ भी रखी है बार बार, वो पार्ट 1 में भी आता है। यहाँ हो सकता है ये फार्मूला आपने पहले देखा हो, देखा तो होगा, मैथ के स्टूडेंट हो तो देखा ही होगा जी। ठीक है, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, वो है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3, और इससे पहले ओड नंबर का लिखा था हमने n इंटू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 बाई 3, जब ओड नंबर का स्क्वायर था तो, यानी 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और लास्ट में है आपका 2n माइनस 1 स्क्वायर, जिसको आप कह सकते हो डायरेक्ट n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ तक क्लियर है जी? yes sir. यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो जी। आगे चलो जी। Yes sir. अब आ जाते हैं जी उन टाइप पर जहां से क्वेश्चन के चांस 100% से भी ज्यादा है। अगर सीक्वेंस सीरीज 9, 10, 11, 12 की आती है, तो सीक्वेंस सीरीज अगर आपकी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से आती है, तो यहां से क्वेश्चन 100% चांस है मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या है वो लिख देते हैं। ठीक है, 480 pth term is Q and qth term is P. Pth term is Q, qth term is P. Then what is mth term? पहला क्वेश्चन है, what is
mth टर्म। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन को अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा तो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। pth टर्म आपकी q है, qth टर्म आपकी p है, mth टर्म या nth टर्म जो भी वो पूछना चाहे वो पूछ सकता है आपसे। सर P प्लस Q माइनस M। तो इसकी जो p है mth टर्म होगी जी, यानी tm, tm का मतलब am, वो होगी p प्लस q माइनस m। ap की mth टर्म क्या होगी आपकी p प्लस q माइनस m, या फिर nth टर्म की अगर बात करेगा nth टर्म क्या होगी p प्लस q माइनस m, या आपकी nth टर्म होगी जी p प्लस q माइनस m। ये डायरेक्ट रिजल्ट है जी, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर nth टर्म आपको याद है, nth टर्म आपको पता लग जाती है, pth टर्म q है, qth टर्म p है, और nth टर्म क्या होगी p प्लस q माइनस n। यहां से फिर n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगी p प्लस q माइनस 1, और n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगी सेकंड टर्म p प्लस q माइनस 2। फर्स्ट टर्म मिल गई, सेकंड टर्म मिल गई, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 कॉमन डिफरेंस -1 होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आएगा जी -1। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा -1। तो फर्स्ट रिजल्ट को याद करना है, सेकंड क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। सिर्फ दो वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2, जो आपका मन करे 2 3 पुट कर लेना जी। अब इसका कॉन्सेप्ट बताऊं, जरूरत है कैसे आए, चलिए ये बात देख लेते हैं। इसने कहा फॉर एन एपी pth टर्म इज q। अब एपी का nth टर्म का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म है जी, एपी की nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसने बोला pth टर्म, तो एपी क्या होगी a प्लस p माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी, और ये pth टर्म किसके बराबर है q के, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। qth टर्म p है, यानी a q की वैल्यू है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी, इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब यहां से सॉल्व करोगे जी आप एलिमिनेशन मेथड से, इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करोगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा जी, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सीधा। तो p माइनस 1 में से किसको माइनस करना है, q माइनस 1 को, कॉमन डिफरेंस हमने कॉमन ले लिया, और इधर से क्या आ गया जी q माइनस p। p माइनस 1 में से q माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना इंटू डी, और q माइनस p आ गया, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा p माइनस q इंटू डी किसके बराबर आ जाएगा q माइनस p के, तो d की वैल्यू आ जाएगी q माइनस p अपॉन p माइनस q। माइनस साइन कॉमन लेके आप d की वैल्यू क्या निकाल सकते हो -1, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लो या नीचे से, मर्जी आपकी है। ऊपर से कॉमन ले लिया, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई -1, d की वैल्यू आपकी आ गई -1। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे जी आप, फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देंगे तो a प्लस p माइनस 1 इंटू -1 इक्वल टू q, तो a की वैल्यू आ जाएगी जी q प्लस p माइनस 1, ये a की वैल्यू आ गई जी p प्लस q माइनस 1 या q प्लस p माइनस 1। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म मिल गया आपको, nth टर्म, ये फर्स्ट टर्म है तो nth टर्म क्या होगी p प्लस q माइनस n, ये nth टर्म होगी जी। फर्स्ट टर्म को देख के हम nth टर्म का फैसला लिख दिया p प्लस q माइनस n, ये रही
कैलकुलेशन फास्ट होगी तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जितने याद होंगे आप लोगों को उतने आपके क्वेश्चन जल्दी होंगे जी। फिर कह रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 99% मैथ वालों के साथ थोड़ा भेदभाव करके वो क्या करता है, डायरेक्ट रिजल्ट ना देके उस रिजल्ट को यूज करवाता है, यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है जी ज्यादातर। अब जो पीजीटी मैथ का पेपर हुआ है उसमें ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखे हैं, यानी डायरेक्ट रिजल्ट का यूज हो रहा है। जिसको डायरेक्ट रिजल्ट याद है वो क्वेश्चन को जल्दी कर लेगा, अदरवाइज वही अकड़ बकड़ बड़ वो है, फिर रिजल्ट जो आएगा फिर उसमें कभी बच्चे सिलेक्शन होंगे। क्लियर है जी कॉन्सेप्ट, आगे चलो। Yes, sir. Clear. इतना कर लोगे? इतना कर लेना जी, बाकी मैं अभी नोट्स भेज दूंगा जो मैंने बनाए हैं, हैंड रिटन है, इनको पढ़ लेना, क्वेश्चन कर लेना, 3 पेज है, अभी भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है? Okay. जी सर। हाँ जी, चलिए बाकी कल करेंगे जी, फिर भूख लग गई खाना खाने।